कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का, विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो व्हाट इज मैटर, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर के मीनिंग से। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इस टर्म एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपाई स्पेस? की कोई भी चीज है, जैसे बुक है, इसने इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये टेबल है, इसने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, व्हाइट बोर्ड ने स्पेस ऑक्यूपाई की है। कोई भी अर्थ में हम चीज देखेंगे उसने कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है। तो वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो, मास आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ वेट हो, उसमें कुछ भार हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आते हैं बहुत सारे, जैसे कि सॉइल, जैसे कि टेबल, एयर, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो एयर है उसको भी हम देख नहीं सकते, पर उसने भी हमारे इन्वायरमेंट में स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसमें भी मास होता है, तो उसको भी हम मैटर कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है कि सारे मैटर में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो एक चीज़ सारे मैटर में कॉमन होती है, दैट इज़ कि जितने भी सारे मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्मॉल 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 पार्टिकल्स को मिला के बने होते हैं। तो सारे मैटर्स किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बने होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है इंपॉर्टेंट, वो यही आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम वो डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले जितने भी सारे मैटर्स होती है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी मैटर्स होती है वो किससे बनी होती है? पार्टिकल से। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि पार्टिकल्स से, जैसे चौक है तो इसमें पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे हाथ में आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल। हम मिट्टी से खेलते हैं तो उससे हमारे नेल्स में पार्टिकल्स आ जाते हैं सॉइल के। तो जितनी भी चीज़ है वो सारी किससे बनी होती है? पार्टिकल से बनी होती है। सेकेंड आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। कई चीज़ों के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आइज से देख भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया चौक और सॉइल के, इनके पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं, बट कुछ चीज़ों के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। सेकंड, फिर आते हैं आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो ये चीज़ हम आगे लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कि जैसे ये मैटर है मान लो, तो इसके पार्टिकल्स हुए ना, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता ही होता है। कोई भी चीज़ के पार्टिकल्स हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में स्पेस होती ही होती है। वो अलग बात है कि सॉलिड में अलग गैप होता है, लिक्विड में अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे पार्टिकल यहाँ है तो थोड़ी देर में मूव होके यहाँ आ जाएगा, फिर ये कहीं और चले जाएगा। ठीक है, तो मूव करते रहते हैं। और कौन सी एनर्जी होती है इनके अंदर, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी और जो अभी हमने पहले पढ़ी है कॉन्टिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, ये थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। जैसे कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लाइक मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करते, वैसे ही ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो मूव भी करेंगे अपनी पोजिशन से, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, 5 प्रॉपर्टीज जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसको अच्छे से भी याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमें पता है 3 होती है, फर्स्ट सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इनमें मेन डिफरेंस क्या है तीनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड होता क्या है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है शेप एंड साइज की। तो जो सॉलिड होता है ना उसकी शेप फिक्स्ड होती है। ठीक है, लिक्विड की नॉट फिक्स्ड शेप, और जो गैस है उसकी भी शेप फिक्स्ड नहीं होती।
नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये चीज़ है सॉलिड की, इसकी शेप फिक्स्ड है, दैट इज इसको इतनी ही शेप रहेगी, चाहे इसे कहीं पे भी रख दें हम। इसको कहीं टेबल पे रखा है, किसी कबर्ड में रखोगे, इसकी शेप सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होती। बट जो लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूस, अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड की स्पेस उसके कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे इसको मैंने ग्लास में डाला है तो इसकी शेप ऐसी है, इसको मैं बोतल में डालूंगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं रहती। एंड फिर आता है गैस, गैस की तो शेप कभी फिक्स्ड होती ही नहीं, उसको जितना भी आप जिस भी वहाँ पे रखोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप मॉडिफाई हो जाती है। और जैसे अपने रूम में स्प्रे करा परफ्यूम तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा, किसी होल में करोगे तो पूरे होल में फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वॉल्यूम। जो सॉलिड चीज़ होती है ना, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, मतलब वो जितना है उतना ही एज इट इज़ रहेगा। हाँ, ये वो मैथ्स वाला ही वॉल्यूम है। फिर है लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, बट गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। वॉल्यूम मतलब कि गैस को जहाँ पे भी हम स्प्रे करेंगे वो उसी चीज़ को पूरा कवर अप कर देगा। ठीक है, फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी बोलते हैं कि कितनी वो चीज़ भारी है। तो डेंसिटी में सॉलिड की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, लिक्विड की कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी होती है, और गैस की सबसे लीस्ट डेंसिटी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होती है ना, सॉलिड में हमने पढ़ी थी सबसे कम होती है। ठीक है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसको बोलते हैं, वो जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच। तो सॉलिड में वो गैप बहुत ही लेस होता है। ठीक है, लिक्विड में कंपैरेटिवली वो गैप थोड़ा ज़्यादा होएगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होएगा। जैसे देखो, आपको एनसीईआरटी बुक में भी ये दिखाया हुआ है डायग्राम के साथ कि जैसे सॉलिड है, एक प्लेट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल कम कम गैप विजिबल हो रहा है ना आपको, ऐसे ही लिक्विड है, उसमें आपको दिख रहा है थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, और गैस में सबसे ज़्यादा गैप है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है इसमें कितनी फोर्स है, जो मैटर के पार्टिकल्स है उसे कितनी फोर्स है, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कि मैटर को तोड़ने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि सॉलिड की कोई चीज़ है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है ना। मान लो एक दीवार है, उसको तोड़ना है तो तुम मुक्के से थोड़ी तोड़ दोगे, उसके लिए हथौड़ा चाहिए, तो उसमें फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। जबकि लिक्विड में से ही हम इजीली अपने हैंड को पास आउट कर सकते हैं, लिक्विड में हमें कम फोर्स चाहिए होती है, और गैस में तो बिल्कुल ही फोर्स नहीं चाहिए होती। तो इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसमें कंपैरेटिवली लेस होती है, और इसमें सबसे लेस होती है। ठीक है, एक चीज़ नोटिस की आपने, जहाँ पे स्पेस कम थी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा चाहिए, मतलब कि अगर पार्टिकल्स में गैप कम है तो हमें उसके लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, फिर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पहले भी डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी होती है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो मूव करते रहते हैं। कौन सी एनर्जी की वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ही लेस होती है, लिक्विड में कंपैरेटिवली हाई होती है। ठीक है, और गैस में सबसे हाई होती है। इसीलिए तो क्या होता है, जब हम परफ्यूम को स्प्रेड करते हैं परफ्यूम को पूरे रूम में, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में जल्दी से स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होती है। फिर आता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बनता है आइस क्यूब, टेबल, बॉक्स एक्सेट्रा। लिक्विड का एग्जाम्पल बनता है सबसे बेस्ट वाटर, मिल्क, जूस एक्सेट्रा। और सब गैस में आपके एग्जाम्पल बनते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जितने भी गैसेस के नाम आपको पता है वो सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, मतलब कि कोई चीज़ सॉलिड है, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और कोई चीज़ लिक्विड में है तो वो क्या गैस में कन्वर्ट हो सकती है, या गैस दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन सब के आंसर है यस, कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। जैसे कोई मान लो आइस क्यूब है, ठीक है, आपने फ्रिज में से आइस को निकाला और उसको बाहर रख दिया गर्मियों में, तो क्या होएगा, थोड़ी देर में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो इसके मतलब ये आता है कि अगर हम चेंज कर देते हैं टेम्परेचर को, या फिर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, तो उससे मैटर अपनी स्टेट चेंज कर देती है।
ठीक है, मतलब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज कब होएगी, चाहे तो हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं चाहे प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें आता है बहुत सारे आपके 1 मार्क्स की डेफिनेशन, जो मैं एक डायग्राम में ही सम अप कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ सॉलिड में है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया ना, एक आइस क्यूब है, वो बाहर निकाल के तुमने रख दिया, वाटर बन गया, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, या इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। और सेकंड आता है, अगर कोई लिक्विड की चीज़ है उसको हम हीट अप करते रहे तो वो किस में चेंज हो जाती है, गैस में, तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, जैसे ही आपने देखा होगा कि अगर हम गैस पे पानी को बॉईल करते रहते तो थोड़ी देर में क्या होएगा, पानी सारा उड़ जाता है एयर में, खत्म ही हो जाएगा पानी, तो वो वेपोराइजेशन, वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर आता है लिक्विड की कोई चीज़ है उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो पानी है, उसको फ्रिज में रखा, वो बर्फ बन जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। पहले हमने पढ़ा हुआ है 6-7 क्लासेस में, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और गैस जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि वाटर साइकिल में क्या होता है, जब हमारे वो गैस होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो वाटर में फॉर्म हो जाते हैं, रेन फॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड अब डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है सब्लिमेशन। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि कोई ऐसी चीज है जो सॉलिड शेप में है और वो डायरेक्टली गैस शेप में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सॉलिड की चीज सीधी गैस में चेंज हो जाए विदाउट कम इनटू लिक्विड स्टेज। ऐसा तो होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड की चीज़ है, मान लो आइस है, उसको बॉयल किया वो वाटर बनेगी, वाटर को बॉयल किया तो वो गैस बन जाएगी। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड की चीज़ डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए? तो सोचो, तो ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रोसेस को पर बोलते क्या है, सब्लिमेशन की, जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वाइस वर्सा, या गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखो, नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल क्या होती है? नेप्थलीन बॉल होती है जो वाइट कलर की बॉल्स नहीं होती जो हम अपने वॉशरूम्स में या बेड के अंदर डालते, कपूर की गोली बोलते हैं जिसको, वो होते हैं नैप्थलीन बॉल्स। तो उनको वो सॉलिड शेप में होती है, उसको हम कहीं पे भी डाल देते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना आए। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली ही गैस में वेपराइज हो जाती है, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। उसके बाद आयोडीन का तो नाम सुना होगा, आयोडीन जो है वो भी डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, वो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो होती है वो भी सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है, वो भी क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो है इवेपोरेशन क्या होता है। सो इवेपोरेशन जो है क्या होती है, जब कोई चीज लिक्विड में होती है, लिक्विड स्टेट की चीज चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, वेपर फॉर्म बन के। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, अब गर्मी में हम क्या करेंगे, एक पानी डालते हैं चिड़िया के लिए, तो उसमें से कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो क्या हुई, इवेपोरेशन। ठीक है, कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड चीज हम धूप में रखते हैं या हीट कर धूप में रखते हैं तो क्या होएगा, वो इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है इवेपोरेशन क्या होती है। पेपर में क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसके देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो खुद सोचो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होएगा, आपकी इवेपोरेशन भी हाई होगी, है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होएगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब सर्दी होती है तब हमारे कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, पर गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे एनवायरनमेंट का। सेकेंड आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है कि कितना एरिया में हमने वो चीज़ को स्प्रेड किया है,
उस पर भी डिपेंड करती है इवेपोरेशन। इसका भी एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आप चाय पी रहे हो, आपने अगर वो ग्लास में डाली हुई है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है, पर अगर आप उसे कोई उसमें डाल देते हो प्लेट में या कटोरी में तो वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने सरफेस एरिया पहले इतना था आपके ग्लास का, और जब आपने उसे प्लेट में डाला तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, पहले इतना सा एरिया था ना, सरफेस एरिया अब इंक्रीज हो गया, तो इवेपोरेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो मोर विद द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा इवेपोरेशन भी कम होगी। फिर आता है ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि जब हमारे वाटर वेपर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं एयर्स में, जैसे नमी चिप चिप वाली गर्मी नहीं हो जाती, मेरे ट्यूशन में तो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी तो उससे इवेपोरेशन क्या होती है, स्लो हो जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन क्या होएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आता है विंड स्पीड। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही ईजी है, सबको ही पता है, हवा तेज चलेगी, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, विंड की स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।